Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Hira Maqsood and today we are going to continue with purchase and purchase return section from Kaplan Kit. So let's start MCQs number 173. So let's read the requirement first. How will this be posted of the computerized ledger of Kylie? Okay. March Limited is a supplier. Code number is 2016. Supplier का code आपको given है. Kylie purchased. Purchase code is 4000. Purchases का code आपको given है. Goods costing 540 plus 94.50 is the sales tax amount. Sales tax code is 1034 from March. Okay. How will this be posted to the computerized ledger of Kylie? Okay. तो काइली ने क्या की है, परचेजेस की है. आपने परचेजेस की एंट्री पास करनी है वाया कोड्स. आपको कोड्स गिवन है. तो परचेज की एंट्री वैसे क्या होती है, परचेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट एंड पेबल्स क्रेडिट. अगर हम कोड के थ्रू करेंगे तो क्या होगी, परचेज का कोड क्या है 4000. ये कोड है, अमाउंट नहीं है. ठीक है. और सेल्स टैक्स का कोड है आपके पास 1034 और पेबल्स का कोड है आपके पास 2016. So 4000 debit, 1034 debit and 2016 credit. So correct option would be 4000, 1034 and 2016. So option number C is the correct option. Which of the following is a good reason to maintain an aged payable analysis? Okay, इनमें से सबसे अच्छी reason कौन सी है aged payable analysis maintain करने की? Usually aged receivable analysis maintain किया जाता है, but aged payable analysis भी somehow maintain कर लिया जाता है कुछ organization में. To detect potential irrecoverable debts, of course not. Irrecoverable debts के लिए तो आप एज पे receivable analysis maintain करेंगे. पेबल एनालिसिस तो परचेजेस को शो कर रहा होता है, रिसीवेबल्स को नहीं. पेबल्स को शो करेगा, रिसीवेबल्स को नहीं. टू प्रिवेंट द बिजनेस मिसिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्लेम डिस्काउंट. ये हो सकता है क्यों, क्योंकि आप डिस्काउंट्स आपको गेन करने होते हैं पेबल से. तो पेबल्स ने सेटलमेंट डिस्काउंट्स के लिए कंडीशन रखी होती है कि विद इन आप 10 डेज में पेमेंट कर दें, 20 डेज में पेमेंट कर दें, तो आपको जो सेटलमेंट डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट रिसीव जो है वो आप गेन कर सकेंगे. तो डिस्काउंट रिसीव को रिसीव करने के लिए जो है आप एज पेबल एनालिसिस को मेंटेन रखते हैं और देखते रहते हैं कि हम विद इन ड्यू डेट हम पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. To provide a list of account payables outstanding. Okay. To identify orders which have not been delivered. Okay. डिलीवर्ड ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जब आप सेल्स करते हैं तब आप डिलीवर्ड करते हैं, जब आप परचेजेस करते हैं पेबल्स के साथ तब आप डिलीवर्ड नहीं करते हैं. आई फील द वेरी गुड रीजन इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आप एज पेबल एनालिसिस को बेसिकली इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि आप डिस्काउंट रिसीव की कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना कर सकें. Which of the following could be identified by matching a supplier statement against the transaction within the month? Okay. जब आप सप्लायर स्टेटमेंट को ट्रांसैक्शन के साथ मैच करेंगे तो आप कौन सी बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑन इनवॉइसेस, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप सप्लायर स्टेटमेंट को जस्ट ट्रांसैक्शन से अमाउंट से मैच कर रहे हैं. सो आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास अमाउंट्स गिवन है ट्रांसैक्शन की और यहाँ पर आपके पास ट्रांसैक्शन की अमाउंट गिवन है. इट कुड बी इनवॉइस. आप जस्ट सप्लायर स्टेटमेंट को इनवॉइस से मैच कर रहे हैं. अभी नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स चार्ज, ये भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा कि कौन सी गुड्स जो है जो डिलीवर नहीं हुई उनके अगेंस्ट चार्ज किया गया है. इनकरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट, ये भी इन डिटेल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. डुप्लीकेशन ऑफ इनवॉइसेस, यस, आप इनवॉइसेस की जो डुप्लीकेशन है इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे. लाइक ये 5000 की इनवॉइस थी एक, और जब आप सप्लायर स्टेटमेंट को देख रहे थे तो आपने देखा कि दो फिगर्स ऐसी हैं जो सेम 5000 की है. तो आपने इन डेप्थ जाकर पीछे देखा कि इनका इनवॉइस नंबर क्या है और फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया इनवॉइस नंबर से मैच करके कि ये वाली इनवॉइस जो है सप्लायर स्टेटमेंट में 2 बार रिकॉर्ड की गई है.
तो ये वाली जो चीज है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। How would this transaction be posted to the accounts of the buyer? Okay. A business offers internet ordering and payment facilities. A customer purchase goods for 200 plus sales tax at 17.5 by credit card. Okay. आपने जो है बिजनेस जो है एक इंटरनेट ऑर्डरिंग और पेमेंट की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। एक कस्टमर ने गुड्स परचेज की हैं जिसमें उसने सेल्स टैक्स 17.5 का पे किया है, पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, परचेजेस को आप डेबिट करेंगे, सेल्स टैक्स को आप डेबिट करेंगे, ओके, और अप्रोप्रिएट आप पेबल्स को क्रेडिट करेंगे। अगर पेबल्स का नाम मेंशन ना हो तो आप पेबल्स को क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिट कार्ड मेंशन है, तो आपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड को क्लियर करना है। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कर रहे हैं। ये आपका अप्रोप्रिएट पेबल है। अगर क्रेडिट कार्ड भी मेंशन ना होता, ठीक है, बाय कार्ड मेंशन होता, तो आप जो है सिंपल पेबल्स लिख देते, लेकिन आपको अभी क्रेडिट कार्ड को क्लियर करना है। आप मंथ एंड तक आपको इंश्योर करना है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है वो सब मैं पेमेंट कर दूं। तो ये आपका अप्रोप्रिएट पेबल्स है। तो अभी आप देखते हैं 176 बैंक परचेजेस डेबिट, या बी ऑप्शन में परचेज डेबिट है, सेल्स टैक्स डेबिट और अकाउंट पेबल। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट पेबल का नाम ना हो तो आप अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट। सो आपके पास अप्रोप्रिएट अकाउंट पेबल्स का नाम है, सो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा आपके लिए आंसर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What will be the effect on a business if a number of transactions are coded incorrectly? Okay, एंड पोस्टेड टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सही है। अगर ट्रांसैक्शंस को कोड गलत किया जाए और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में उनको पोस्ट कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? लाइक ट्रिपल ए जो था, ये आपका नॉन करंट एसेट को आपने कोड किया था, लेकिन इसको आपने मिस्टेकनली करंट एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया। फिर आपने इसको एक बार जो है करंट लायबिलिटी में भी इसके एक ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो क्या रहा है, एक कोड आप किसी में डाल रहे हैं, किसी आइटम में, एक कोड आप किसी आइटम में डाल रहे हैं। ट्रिपल बी को आपने जो है नॉन करंट एसेट में डाल दिया, जबकि ये जो था नॉन करंट लायबिलिटी का कोड था। ठीक है, इसे फिर एक बार आपने करंट एसेट्स में डाल दिया, तो आपका हर चीज जो है वो गलत हो गई है, प्रिपेयर हो गया। अब देखते हैं इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। द अकाउंट विल नॉट रिप्रेजेंट द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बिल्कुल, आपके अकाउंट्स जो है वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि आपने एसेट को हो सकता है इनकम रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस के आइटम को इनकम या आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। द अकाउंट्स विल नॉट बैलेंस, अकाउंट्स बैलेंस तो हो जाएंगे लेकिन उनके नाम गलत है ऊपर से। The sales and purchase will be mixed up and suppliers and customers account will be misleading. Okay, ये भी है कि आपकी सेल्स और परचेज जो है वो मिक्सड अप हो जाएंगी और सप्लायर एंड कस्टमर्स के अकाउंट जो होंगे वो मिसलीडिंग होंगे। दी बिजनेस वुड बी एक्टिंग इलीगली, नहीं इलीगल तो नहीं होगा बिजनेस। अच्छा, इसमें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि एसेट लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि कोड आप एसेट लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस को सेपरेट शो करने के लिए बनाते हैं। हर एसेट की डिफरेंट आइटम्स जो एसेट्स के अंदर है, उस हर आइटम का एक सेपरेट कोड होता है। ठीक है, तो जब आप कोड ठीक तरह से नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपकी इन चारों में डिस्टिंक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक, for a business registered to account for sales tax, one entries are made in the purchases account. Okay, सेल्स टैक्स के लिए अगर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है तो परचेजेस में आप क्या एंट्री पास करेंगे? इट इज क्रेडिट विद द टोटल ऑफ परचेजेस मेड। नो, ऑफ कोर्स नॉट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। इट इज क्रेडिट, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज डेबिटेड विद द टोटल ऑफ परचेज मेड इंक्लूडिंग, नहीं नहीं नहीं। अगर सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप उसकी सेल्स टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने पहले लास्ट वीडियो में ये किया भी था क्वेश्चन, अगर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस हो
तो उसमें आपने क्या करना है, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स जो है परचेजेस को रिकॉर्ड करना है और उसके साथ उसका सेल्स टैक्स को भी डेबिट करना है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब आप परचेजेस टू पेबल्स की एंट्री करेंगे और जिससे आप बाय कर रहे हैं वो अगर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो वो तो सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो जो जितनी भी इसने टैक्स आपसे चार्ज किया है आउटपुट टैक्स, वो टैक्स आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और वो परचेजेस में अल्टीमेटली आपके शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ना हो तो परचेजेस को ग्रॉस करेंगे, अगर बिजनेस पर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो परचेजेस को नेट करेंगे और सेल्स टैक्स को सेपरेट आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। For a business registered to account for sales tax, what entries are made in the sales tax account? Okay. I think ये जो क्वेश्चन नंबर 178 है उसी को ही आगे प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बताया नहीं जा रहा कि आपकी सेल्स हो रही है या परचेज हो रही है। तो ये देखिए, फॉर अ बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स व्हाट एंट्रीज आर मेड इन द सेल्स टैक्स अकाउंट। सेल्स टैक्स अकाउंट में क्या एंट्रीज पास होगी, इट इज क्रेडिटेड विद द कैश पेड टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज। ये सेल्स टैक्स का आपका अकाउंट है, जब हम सेल्स टैक्स अकाउंट बनाते थे, ठीक है, तो कैश पेड आपका डेबिट साइड पे आ रहा होता था, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड होता था। तो आप सेल्स टैक्स अकाउंट को डेबिट कर रहे होते थे, क्रेडिट नहीं करते थे जब कैश पे होता था। तो ये तो रॉन्ग है। इट इज डेबिटेड विद द सेल्स टैक्स ऑन सेल्स। ओके, नहीं, आउटपुट टैक्स इस साइड पे आता था हमारा, इनपुट टैक्स इस साइड पे आता था। सेल्स टैक्स परचेजेस की वजह से डेबिट होता था और सेल्स की वजह से क्रेडिट होता था। इट इज डेबिटेड, इट इज डेबिटेड विद द सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस, यस। जो परचेजेस का सेल्स टैक्स होता था उसकी वजह से सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट हो रहा होता था, परचेजेस का सेल्स टैक्स डेबिट करता है, तो ये करेक्ट है। इट इज क्रेडिटेड विद द सेल्स टैक्स, नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, परचेजेस की वजह से सेल्स टैक्स डेबिट होगा, सेल्स की वजह से सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा, ठीक। Carter purchases goods from Myler which have found to be faulty. Okay, what is the double entry in the Carter's accounting record to account for the return of those goods? Okay, आपने क्या की है, कार्टर ने परचेज की है गुड्स माइलर से और बाद में उसे रिटर्न कर दी है, तो उसकी डबल एंट्री आप क्या करेंगे। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, आप परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं और परचेजेस रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करते हैं। सो परचेजेस रिटर्न को हम पहले क्रेडिट करेंगे और पेबल्स को आप डेबिट करेंगे। वाई, या कार्टर को आप कार्टर परचेज माइलर को आप डेबिट करेंगे। वाई, बिकॉज क्योंकि जब भी आपका पेबल्स जनरेट होते हैं या इंक्रीज होते हैं आप उनको क्रेडिट करते हैं, जब भी आपके पेबल्स जो है डिक्रीज होते हैं आप उनको डेबिट करते हैं। तो परचेजेस रिटर्न हुई है, डिक्रीज हुए हैं आपके पेबल्स, तो आप उन्हें डेबिट करेंगे। सो पेबल्स डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट। सो लेट्स सी व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Miley purchased goods for 800 less 5% paid discount, which was eligible for a settlement discount of 3.5% if paid within 10 days. Okay. Miley supplier is not registered for sales tax. तो sales tax को आप नहीं count for करेंगे. If Miley pays the invoice to take advantage of the settlement discount, if take the advantage of the settlement discount, इसका मतलब है अगर वो discount ले लेती है, मतलब कि विद इन 10 डेज पेमेंट करती है, हाउ मच विल शी पे। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। 800 की आपकी लिस्ट प्राइस थी, ठीक है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा विच इज 5%। लेट्स कैलकुलेट इट। 40, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ तो नेट वैल्यू आ गई आपकी 760।
760 में से आपका इस वैल्यू का 3.5% जो है अगेन माइनस होगा, विच इज सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, हमारे लिए जो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा क्योंकि हम माइली है। ठीक, सो सेटलमेंट डिस्काउंट इज 26.60। ओके, तो ये भी माइनस हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 733.40। ठीक, अगर बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होता और सेल्स टैक्स की वैल्यू गिवन होती तो इसमें सेल्स टैक्स की वैल्यू को आप ऐड कर देते। ठीक, अभी बिजनेस रजिस्टर्ड भी नहीं है और सेल्स टैक्स की अमाउंट भी गिवन नहीं है। सो 733.40, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपका परचेज एंड परचेज रिटर्न का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरोल से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल। इन एमसीक्यूज को आप एक दफा खुद अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप पेपर में मिस्टेक ना करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।